India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी मोदी उपनाम के बयान पर सूरत कोर्ट ने मानहानि का दोषी किया करार, 2 साल की सजा सुनाई। अपील करने के लिए 30 दिन का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट की जमीन पर एससीबीए वकीलों के चैम्बर बनाने की एससीबीए अर्जी रद्द। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करना जरूरी। हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव को दी राहत। कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से किया इनकार। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। डिजिटल युग में पत्रकारों को निष्पक्ष और निडर होना जरूरी। फेक न्यूज के खतरे से भी किया आगाह। India Legal presents Courts Roundup. मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के फैसले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सूरत डिस्ट्रिक्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। ये मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील ऊपरी अदालतों में करने की अनुमति दी गई है। ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 या फिर मानहानि के तहत दर्ज किया गया था। अब राहुल गांधी को दोष सिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा। इसके लिए उनके पास 1 महीने का समय है और इस याचिका के रद्द होने पर ही राहुल की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराया। मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। इस दौरान उन पर यह सजा लागू नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की जमानत दे दी है। बहरहाल राहुल की सदस्यता तभी जाएगी जब ऊपरी अदालत में उनकी याचिका रद्द की जाएगी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। इस कानून की धारा 8/3 में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस कानून की धारा 8/4 में ये भी कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता 3 महीने बाद ही प्रभावी मानी जाती है। हालांकि 2013 में इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अपील दाखिल करने से कुछ नहीं होगा। सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन का एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। अगर सूरत कोर्ट से लोकसभा सचिवालय को इसकी जिम्मेदारी भेजी जाती है और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
इतना ही नहीं, वह सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी। ये मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों के लिए जमीन को चैम्बर ब्लॉक में बदलने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पक्ष की ओर से इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया में एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों के दफ्तर के लिए जमीन मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन को वकीलों के चैम्बर के लिए जगह के रूप में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर न्यायिक पक्ष पर विचार नहीं कर सकता। हालांकि बेंच ने प्रशासनिक पक्ष पर विचार करने के लिए इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया। खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अभिलेखागार के आवास सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्थान आवंटित किया गया। न्यायालय को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए वकीलों और वादकारियों सहित विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करना है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसले के ऑपरेटिव भाग में कहा, ये ऐसे मामले हैं जिन्हें न्यायिक मानकों के आवेदन से हल नहीं किया जा सकता और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष में लिया जाना है। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवान दास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक पक्ष की ओर से इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में एससीबीए, एससीए, ओआरए और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की आवश्यकता होगी। इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने एससीबीए द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया। पिछली सुनवाई में ही खंडपीठ ने इस मुद्दे पर न्यायिक पक्ष से विचार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, वकील हमारा ही हिस्सा है, ये हमारी संस्था का हिस्सा है। अगर हम अपने न्यायिक आदेशों का उपयोग करते हैं तो ये एक संदेश है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। आप न्यायिक शक्तियां ले रहे हैं और अपने विस्तार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये भूमि है तो कल कुछ और होगा। याचिका सुप्रीम कोर्ट के आसपास के पूरे क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक में बदलने की मांग की गई थी, ताकि भगवान दास रोड पर सुप्रीम कोर्ट की सभी इमारतों को वकीलों के चैम्बर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसने केंद्र के कब्जे के लिए विदेशी संवाददाता क्लब के कब्जे वाली इमारत के आवंटन की भी मांग की। इन प्रार्थनाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे पर अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर एक समारोह में सीजीआई चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। सीजीआई ने कहा कि अगर प्रेस को सच बोलने से रोका जाता है तो लोकतंत्र की जीवंतता को खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर देश को लोकतांत्रिक रहना है तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्होंने फर्जी खबर के खतरे पर भी आगाह किया और कहा कि ऐसी खबरें विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है।
प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे ऐसी धारणा जन्म ले लेती है जो व्यक्ति को अदालतों के फैसले से पहले ही जनता की नजरों में गुनहगार बना देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है और एक लोकतंत्र का अभिन्न अंग। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, जो सत्ता से कठिन सवाल कर सके। अगर किसी देश को लोकतंत्र बने रहना है तो प्रेस को आजाद रहना चाहिए। Those fearful times also gave rise to fearless journalists, which is why we celebrate these awards today as symbolizing our eternal sense of optimism on which we hope the nation will continue. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता इंजन की तरह काम करती है, जो लोकतंत्र को बेहतर कल की ओर ले जाती है। डिजिटल युग में पहले से ही कहीं अहम है कि पत्रकार सटीक, निष्पक्ष, जिम्मेदार और निर्भय होकर पत्रकारिता करें। The media, it is right to say, is the fourth pillar in the conception of the state and thus an integral component of our democracy. A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism as an institution that can ask difficult questions to the establishment. डिजिटल युग में फर्जी खबरों के खतरों से आगाह करते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी खबरें विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। CJI ने कहा कि पत्रकारों के साथ साथ हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह को दूर रखें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिम्मेदार पत्रकारिता को इंजन करार दिया, जो लोकतंत्र को बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ यहाँ 16वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। जिला परिषद में नियुक्त किए गए और बाद में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर पुणे नगर निगम में समाहित किए गए प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला परिषद में रहते हुए वरिष्ठता के लिए उनकी सेवा को गिना जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK माहेश्वरी ने कहा कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के परिशिष्ट 6 के खंड के 5 के साथ पठित धारा 439 के तहत स्पष्ट रूप से इसकी परिकल्पना की गई है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि धारा 5C इसके पहले प्रावधान सहित आज तक कानून के इस क्षेत्र में है। प्रावधान स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तों के संरक्षण से संबंधित है जो पहले एक स्थानीय जिला पंचायत जैसे प्राधिकरण में कार्यरत थे और जिन्हें बाद में एक नगर निगम में समाहित कर लिया गया। ये नियत दिन से पहले स्थानीय प्राधिकरण में उनके द्वारा प्रदान की गई उनकी सेवा की स्पष्ट रूप से रक्षा करता है और आगे ये प्रदान करता है कि इसे नगर निगम में ही प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। इस स्पष्ट प्रावधान के तहत सेवा को उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए भी गिना जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य ने PMC की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने का फैसला किया और पूरे JDP के 38 गांवों को PMC में मिला दिया गया है। प्रतिवादियों को भी अन्य लोगों के साथ PMC में उनके विलय के लिए एक विकल्प दिया गया था। उन्होंने विलय को स्वीकार करने का विकल्प चुना और PMC में शामिल हो गए। जिला परिषद से नगर पालिकाओं में विलय होने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने 13 अगस्त 1990 को एक प्रस्ताव पारित किया था। शिक्षकों के बीच विवाद शुरू हो गया था जो पहले जिला परिषद में भर्ती हुए थे और बाद में PMC में समाहित हो गए और जो प्राथमिक शिक्षकों में वरिष्ठता के निर्धारण पर शुरू से ही PMC की सेवाओं का हिस्सा रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक या DGCA को एयरलाइन की जांच समिति के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया महिला दुर्व्यवहार मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की अपील पर सुनवाई के लिए एक अपीलीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। एयरलाइन की जांच समिति ने मिश्रा को अनियमित यात्री घोषित किया और 4 महीने के लिए उसकी उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने मिश्रा को 2 सप्ताह के भीतर अपीलीय समिति के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति दी। सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। अदालत
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मिश्रा के खिलाफ मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की और उनकी अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय समिति के गठन के लिए उनकी याचिका निस्तारण कर दिया। मिश्रा को एक निचली अदालत ने जनवरी में जमानत दी थी। उन पर पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीली कमेटी का गठन नवंबर 2018 में हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों के साथ किया गया था। अदालत को बताया गया कि अध्यक्ष ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अन्य 2 सदस्यों ने समिति में बने रहने के लिए अपनी सहमति दे दी है। आगे ये भी कहा गया कि मंत्रालय को 2 सप्ताह के भीतर अपीलीय समिति गठित करने की उम्मीद है। अदालत ने कहा, चूंकि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी के कारण एक अंतराल पैदा होता है, याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें उन्हें अगले बजट सत्र तक 1 वर्ष के लिए सदन की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने याचिका को कल के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने किया। ये मौजूदा विधायक के बारे में है जिसे 1 साल के लिए सदन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ सदन के नियमों अनुच्छेद 194 के अनुसार है। याचिका वकील पवन नारंग, नीरज और सत्यरंजन स्वैन के माध्यम से दायर की गई है। ये प्रस्तुत किया गया है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश अन्यायपूर्ण और अनुचित है। याचिका में कहा गया है कि ये आदेश गैरस्थायी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम का उल्लंघन करता है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को 1 वर्ष की अवधि के लिए सदन से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के प्रस्ताव को स्थानांतरित करने और आगे बढ़ने की अनुमति देने में माननीय अध्यक्ष की आपत्तिजनक कार्रवाई अनियमित कार्यवाही की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। याचिका में गुप्ता के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और उन्हें विधानसभा में भाग लेने और विधायक के रूप में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित 4 को राहत मिली है। कोर्ट ने हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग से इनकार कर दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा कि 3 महीने के भीतर निष्पक्ष पारदर्शी जांच करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह की खंडपीठ ने सत्येंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका अधिवक्ता गुलाब चंद्र ने कहा कि मंत्री के करीबी किशन सिंह ने उसके बेटे शिवाकांत को ले जाकर हत्या कर दी। अब उसने इस मामले में उसराहार थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए, तो पुलिस ने इनकार कर दिया। कहा कि जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जबकि मामला हत्या का है और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी पहले दर्ज करनी चाहिए। प्रतिवादी गण इसे दुर्घटना का रूप दे रहे हैं। मंत्री के भतीजे ने दुर्घटना बताकर एक प्राथमिकी दर्ज करा दी, जबकि याचिकी प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई। इससे साफ है कि पुलिस उसके मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, इसीलिए मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही याची ने सुरक्षा की भी मांग की थी। मामले में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनके 3 और करीबियों को पार्टी बनाया गया था। इस पर कोर्ट ने यूपी पुलिस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.